अगर गुर्दे के रोग के अंदर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए और उसके कारण उसका पेशाब आना बहुत कम हो जाए या एक तरह से बंद जैसा हो जाए और उसके पूरे शरीर के अंदर सूजन आ जाए, शरीर के अंदर शोथ आ जाए, तो उसके साथ में उसको कमजोरी हो, अनीमिया हो, खून की कमी आदि अगर शिकायतें हों तो उसे हम लोग ब्राइट डिजीज़ कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम नेफ्राइटिस है। डॉक्टर रिचार्ड ब्राइट ने ही इसका इस रोग का पता लगाया था, तो उनके नाम के बाद में ही इसका नाम ब्राइट डिजीज़ रख दिया गया है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्राइट डिजीज़ क्या है, नेफ्राइटिस क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो किन कारणों से होता है, वो कितने प्रकार का है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके अंदर क्या पाथ्य प्रिवेंशंस ले सकते हैं और साथ में उसका क्या होम्योपैथिक उपचार है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ब्राइट डिजीज़ है, ये दो प्रकार से होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर जब बहुत ज़्यादा ठंड या सर्दी लगने के बाद में जब किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो फिर ब्राइट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। और रक्त फीवर हो, स्कारलेट फीवर हो, उसके अलावा उसको चेचक अगर हो जाए या फिर डिप्थीरिया हो, खसरा आदि के बाद में भी, पीत शिवर, मलेरिया के बाद में, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के बाद में भी ये हो सकता है, वात ज्वर, गाउट ज्वर, एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी ये हो सकता है, सेप्टिसीमिया के कारण भी हो सकता है, सिफिलिस के बाद में भी ये हो सकता है। कभी कभी हैजा के बाद में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई रोगी आग के अंदर जल जाए तो भी उसको ब्राइट डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई विषैला पदार्थ खा ले, जैसे टर्पंटाइन है, कैंथ्रिस आदि जो दवाइयाँ हैं, कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आदि, मरकरी की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो भी गुर्दे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और उसके इन्फ्लामेशन होने के कारण ब्राइट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के अंदर भी साधारणतः जब गर्भ के अंतिम मास के अंदर भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जो प्रेमपिरा गर्भवती है उसके भी गुर्दे के अंदर इन्फ्लामेशन हो तो भी ब्राइट डिजीज़, नेफ्राइटिस आदि हो सकता है। एक्यूट नेफ्राइटिस या जो जिसे कहेंगे कि नई बीमारी है, उसके क्या लक्षण हैं। जब ठंड लगकर बीमारी होती है तो यह अचानक हो सकती है और देखते ही देखते पूरे शरीर के अंदर सूजन आ सकती है। कभी कभी ठंड के साथ में उसको कंपन भी हो सकती है, कमर के अंदर दर्द हो सकता है, सारे शरीर में माथे के अंदर दर्द हो सकता है, उसका जी मचल सकता है, कै उसको आ सकती है, उल्टी हो सकती है, पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी। पहले आँखों के नीचे जो पलकें हैं वहाँ पर ये सूजन शुरू होती है, यहाँ एंकल्स तक ये सूजन चली जाती है, फिर धीरे धीरे सारे शरीर में ये फैल जाती है। कभी कभी तो ये 7-8 घंटे के बाद में ही इस तरह के सिम्टम्स पूरे शरीर में दिखाई दे सकते हैं। बॉडी की जो सीरस कैविटीज़ हैं उनके अंदर जल इकट्ठा हो सकता है, बुखार इसके अंदर 100 से 102 डिग्री, 103 डिग्री तक रह सकता है, सारा शरीर रक्तहीन अनीमिक दिखाई दे सकता है, शरीर की जो त्वचा है शुष्क ड्राई दिखाई दे सकती है, शरीर के अंदर इसमें पसीना बिल्कुल नहीं आता है, नाड़ी बहुत तेज़ चलती है, पेशाब की जो वेग है, पेशाब की जो मात्रा है बहुत घट जाती है, एरोटा के ऊपर सेकंड साउंड से सुनाई दे सकती हैं। गर्भावस्था के अंदर ये अगर एक्यूट डिजीज़ हो तो पेशाब के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो वैसे नॉर्मल रहती है, पर इसके अंदर पेशाब जल्दी जल्दी आता है, उसके जो निम्न अंग हैं वो फूल जाते हैं, कभी कभी उसको उल्टी हो सकती है, जी मचलता है, पेशाब के अंदर एल्बुमिन आ सकता है। किंतु संतान होने के बाद में उसकी ये जो बीमारी है आरोग्य हो जाती है। कभी कभी उसको यूरेमिया हो सकता है, प्रवास के समय में एक्लेम्शिया हो सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं, मूर्छा आ सकती है, एकाएक ही ये आरंभ हो सकती है और ये अपना खूब प्रबल रूप धारण कर सकती है। फिट्स के बाद में वो कोमा में जा सकती है, तो ये स्थिति बहुत ही घातक हो जाती है। इसके कारण उसकी जो संतान है या प्रसूता है उसकी भी मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी के जो प्रधान लक्षण हैं एक्यूट नेफ्राइटिस के, इसके अंदर उसको पेशाब बार बार आता है, जल्दी जल्दी आता है,
और थोड़े से भी परिणाम के अंदर वो हो सकता है। कभी कभी वो 2-3 बूंदें भी हो सकती हैं। पेशाब का जो रंग है लाल होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर रक्त रह सकता है। पेशाब की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 120 से लेकर 140 तक रह सकती है। या रक्त के अंदर कॉस्ट हैं, ट्यूब के अंदर कॉस्ट आदि दिखाई दे सकते हैं। पेशाब बंद होने के बाद में यूरेमिया की कंडीशन उसके अंदर दिखाई दे सकती है। इसके अंदर उसका पेशाब की परीक्षा बार बार करानी चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर एल्बुमिन है या फिर उसके अंदर शुगर है। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। एक्यूट नेफ्राइटिस या एक्यूट ब्राइट डिजीज़ के क्या भावी फल हो सकते हैं? सर्दी लगने के बाद में जब बहुत दिनों के बाद में इस तरह की अगर सिम्टम्स आएँ तो वो फिर कई बार 10-15 दिनों के बाद में अपने आप ही आरोग्य हो जाता है। पेशाब उसके अंदर फिर उसका स्वाभाविक हो जाता है। उसका जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, सूजन है, वो भी घट जाती है। बुखार अगर बच्चों को आ जाए और या फिर गर्भावस्था के अंदर आए तो कई बार ये फिर घातक सिम्टम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर यूरेमिया बहुत ज़्यादा हो तो भी कई बार ये उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। यूरेमिया अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके मस्तिष्क के ऊपर भी इसका आक्रमण हो सकता है। उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं। शुद्ध उसकी जो है वो जा सकती है। शरीर उसका सुन्न पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी रह सकती है। पागलों की तरह वो बकता रहता है। वो बहरा हो सकता है। कन्वल्जन्स के अंदर उसको ऊंचा बुखार आ सकता है। 104, 105, 106 डिग्री तक जा सकता है। तापमान उसका बहुत जल्दी फिर घट जाएगा और फिर साथ में कन्वल्जन्स भी घट जाते हैं तो उसका ताप फिर 95-96 तक भी गिर सकता है। इसके अलावा उसको सिर दर्द हो सकता है कि गर्दन के अंदर भी ज़ोर से दर्द हो सकती है। माथे के पीछे दर्द हो सकती है। गर्दन के अंदर सूजन आ सकती है। पैरों की जो पेशियां हैं उसके अंदर ऐंठन क्रैम्प्स आ सकते हैं। उंगलियां उसकी सुन्न हो सकती हैं, भुन बना सकती हैं। उल्टी उसको हो सकती है। पतले दस्त भी उसको लग सकते हैं। एक्यूट नेफ्राइटिस या एक्यूट ब्राइट डिजीज़ के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा पाथ्य डाइट ले सकते हैं? इसके अंदर उसको हमेशा आराम कराना चाहिए। बिस्तर से उसको ज़रा भी हिलने ना दें। रोगी को शरीर को गर्म हवा देते रहें ताकि उसको सर्दी ना लगे। गर्म कपड़े पहनाएं। मोटा कंबल, मोटी चादर आदि उसको ओढ़ा सकते हैं। इस बीमारी के अंदर जो उसकी किडनी के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से उसकी किडनी को थोड़ा विश्राम दिलाना चाहिए। उसको इस तरह के आहार ना दें ताकि किडनी को वर्क करना पड़े। अगर ये विषैले पदार्थ किडनी के द्वारा नहीं निकलते हैं तो कभी कभी उसको फिर पसीना आकर भी इस तरह के जो पॉइजनस पदार्थ हैं वो पसीने के राह से भी बाहर निकल सकते हैं। कुछ विषैले पदार्थ स्टूल के जरिए भी निकल सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको कब्जी ना हो। इसके अलावा उसकी जो सूजन है सीरस कैविटी के अंदर जब जल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, प्लूरा के अंदर जो उसके लंग्स हैं उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो हार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो सकता है। पेरिकार्डियम के अंदर भी पानी इकट्ठा हो सकता है। किडनी के अंदर अगर कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, रक्त संचय बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके पेशाब के अंदर उस टाइम खून भी आ सकता है। अगर पेशाब उसको थोड़ा आ रहा हो तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसका पेशाब खुलकर आए, पूरे वेग से आए। इस तरह की दवाइयाँ आदि की चिकित्सा उसको करनी चाहिए। अगर उसको उल्टी हो रही हो तो कभी कभी उसको बर्फ़ चूसने के लिए भी दे सकते हैं। इससे उसकी थोड़ी प्यास भी कम होगी और उल्टी के अंदर भी उसको राहत मिल सकती है। उसके अलावा उसको होम्योपैथिक दवाइयाँ उल्टी के हिसाब से भी दे सकते हैं। इसके अंदर उसको पाथ्य इस तरह के नहीं देने चाहिए कि उसके कारण उसकी जो किडनी है उसके अंदर उत्तेजना हो। इसके लिए दूध ही बहुत ज़्यादा प्रधान है। वो आसानी से पच जाता है और उसके अंदर जब पेशाब के अंदर एल्बुमिन भी बाहर निकलता है तो दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है, तो उसकी पूर्ति भी दूध के कारण हो जाती है। इसके अलावा उसको दूध के अलावा दूध की बार्ली दे सकते हैं, दूध सागू दे सकते हैं, पानी जैसी बार्ली भी दे सकते हैं। उसको गर्म पानी दे सकते हैं, गर्म पेय पदार्थ दें। ठंडा या बर्फ़ वाला पानी इसके अंदर परहेज है। इसके अलावा उसको जो सब्जियां दें उसके अंदर आलू दे सकते हैं, परवल है,
दही आदि उबाल कर दें, घी आदि फैट्स आदि का जो सेवन है वो कम करें, उसको आराम दें, उसको भात, दाल, मछली का शोरबा, चिकन सूप आदि दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे को सावधानी बरतनी चाहिए कि रोगी को सर्दी ना लगे, इसलिए उसको गर्म कपड़े ओढ़ाकर रखें ताकि उसको सर्दी अचानक ना लगे, और बार बार उसकी बीच बीच में पेशाब की परीक्षा भी कराते रहें ताकि पता लगता रहे एल्ब्यूमिन आ रहा है या खून आ रहा है या शुगर है, तो उसका भी उपचार किया जा सके। जब क्रोनिक ब्राइट डिजीज़ होती है, बहुत पुरानी बीमारी हो जाए, ये भी दो प्रकार से हो सकती है। क्रोनिक पेरेन्काइमेटिस नेफ्राइटिस से भी हो सकती है। उसके अलावा उसको क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो सकती है। इसके अंदर जो प्रथम प्रकार की क्रोनिक पेरिनाइटिस नेफ्राइटिस है, उसके अंदर बीमारी के अंदर उसको अलग स्कारलेट फीवर हो सकता है, कभी कभी उसको मलेरिया हो सकता है, क्रोनिक एनीमिया हो सकता है, उसको उपदंश, सिफिलिस आदि हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर आदि भी इसके अंदर उसको हो सकता है, तो उसका इलाज अलग से भी करना चाहिए। एक्यूट नेफ्राइटिस के अंदर या फिर पुरानी नेफ्राइटिस के अंदर कैंसर आदि का भी उपचार करना चाहिए, ताकि अगर जो एक्यूट नेफ्राइटिस है वो कहीं क्रोनिक नेफ्राइटिस के अंदर तब बदल ना जाए। के अंदर उसको भूख कम लगती है, कमजोरी है, आलस्य है, चेहरा उसका फीका पड़ जाता है, सिर दर्द उसको होती है, उल्टी, वमन आदि उसको हो सकता है। उसकी जो एड़ी है, पाँव के जो तलवे हैं, उसके अंदर सूजन आ सकती है, वो फूल सकते हैं। रात के समय में ये जो सिम्टम्स हैं बहुत अधिक हो जाते हैं, सुबह के समय में ये घट जाते हैं। पैरों के अंदर जो स्वेलिंग है, ड्रॉप्सी है, उसके सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। आँख के नीचे भी स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, रात के समय में ये बढ़ जाती है, सुबह के समय में ये कम हो जाती है। इसके अलावा सिफिलिस के जो उपदंश हैं वो भी थोड़े अगर कम हो जाएं तो उसको भी, उसके अंदर भी उसके फिर सिम्टम्स के अंदर उसको राहत मिलती है। पेशाब की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके अंदर 120 से 125 तक रह सकती है। पेशाब इसके अंदर गंदला हो सकता है, धुएं के रंग जैसा हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, यूरेमिया उसके अंदर हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो सकती है, पतले दस्त आ सकते हैं, उसके बाद में कब्जी भी हो सकती है, डायसेंट्री भी उसको हो सकती है, सिर दर्द आदि के सिम्टम्स भी इसमें दिखाई देते हैं। जो दूसरी प्रकार की क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, उसके अंदर उसको जो सिफिलिस है, मलेरिया है, अल्कोहल आदि जो है, या लेड पॉइजनिंग के बाद में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गठिया के बाद में भी इस तरह के सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। क्रोनिक पेरेन्काइटिस जो नेफ्राइटिस है, उसकी अपेक्षा इसके सिम्टम्स धीरे धीरे आरंभ होते हैं। अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर उसका पेशाब का जो वेग है, परिणाम है, वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में फिर उसका पेशाब कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता है। इसके अंदर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी कम रहती है, 1005 से लेकर 1020-25 तक जा सकती है। पेशाब के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, गाद है, वो जम जाता है, ग्रैनुलर कास्ट आदि दिखाई दे सकते हैं, रीनल एपिथेलियम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि भी दिखाई दे सकते हैं। अंदर उसके शरीर का जो स्थान है वो फूलता नहीं है, शोथ है, ड्रॉप्सी है, उसके सिम्टम्स इसमें कम दिखाई देते हैं। हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी इसके अंदर हो सकती है, कभी उसको ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूरेसी आदि के सिम्टम्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के और क्या लक्षण हैं? इसके अंदर उसको अनिंद्रा आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, भूख उसको बहुत कम लगती है, बदहजमी है, प्रबल वमन होता है, सांस लेने में छोड़ने में कष्ट होता है, दृष्टि इसमें उसकी कमज़ोर हो सकती है, कान के अंदर आवाज़ें आ सकती हैं, एक्जिमा हो सकता है, नाक के अंदर से भी खून निकल सकता है, रात के अंदर वह बार बार पेशाब कर सकता है, उसके अंदर यूरेमिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, उसके अलावा उसके जो सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है। क्रोनिक जो नेफ्राइटिस है, पेरेन्काइमेटस नेफ्राइटिस हो या फिर क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो, उसके अंदर हम लोग किस तरह से प्रभेद कर सकते हैं। जो क्रोनिक पेरेन्काइटिस नेफ्राइटिस है, उसके अंदर पेशाब के अंदर एल्बुमिन आता है, बहुत अधिक परिणाम के अंदर आता है,
ड्रॉपसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अंदर हार्ट है, उसकी धमनी है, उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। ये धीरे धीरे आरंभ होने के बाद में भी बहुत धीरे नहीं होती है। जो क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, इसके अंदर पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन बहुत कम आता है या नहीं के बराबर आता है। ड्रॉपसी शोथ इसके अंदर नहीं रहता है। हार्ट है, धमनी के अंदर इसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। रोग बहुत धीरे धीरे आरंभ होता है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा, क्या पाथ्य, क्या डाइट ले सकते हैं? क्रॉनिक पेरेंकाइटिस नेफ्राइटिस के अंदर उसको दूध के ऊपर अगर रखें तो वो बहुत लाभदायक होता है। इसके अंदर दूध ही उसका प्रधान पाथ्य होगा। उससे उसकी जो एल्ब्यूमिन की कमजोरी है वो भी पूरी हो जाएगी। पेशाब की परीक्षा करने पर एल्ब्यूमिन बहुत कम मिलेगा। इसके अलावा उसके शरीर को ताकत मिलेगी, शरीर उसका हष्ट पुष्ट होगा। इसके अलावा उसको पुराना चावल है, उसकी खीर बनाकर भी दे सकते हैं। क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर उसको इसके अंदर सिर्फ जो उसका नॉन वेज है, इसके अंदर मछली है, मांस है, उनको छोड़कर उसको सब तरह की तरकारियाँ, सब्जियाँ वेजिटेरियन दें। आलू दे सकते हैं, परवल है, कच्चा केले की सब्ज़ी बना सकते हैं, गूलर की, तोरई आदि की सब्ज़ी उसको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा दाल, भात, रोटी, दूध आदि उसको देते रहें। इसके अंदर केवल दूध के ऊपर ही निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि क्रॉनिक पेरेंकाइटिस नेफ्राइटिस के अंदर है। उसको खुली हवा के अंदर घूमना भी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकता है। ब्राइट डिजीज़ के अंदर या नेफ्राइटिस के अंदर, चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक हो, उसका होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है। वो सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होगा। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डायथिसिस है, किस तरह के उसके मेंटल सिम्टम्स हैं। इसके अंदर जो हम लोग साधारणतः दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एकोनाइट है। जब अचानक सर्दी लगकर एक्यूट डिजीज़ उसको हो जाए तो फिर एकोनाइट बहुत लाभदायक होती है। इसके अंदर उसको शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेशाब बहुत कम निकलता है। इसके साथ में उसको शीत लग सकती है, बुखार हो सकता है, प्यास उसको लग सकती है। एपिस मेडिसिन के अंदर उसकी कमर के अंदर ऐठन स्पाज्म हो सकता है, गुर्दे के अंदर स्पाज्म हो सकता है, गुर्दे के अंदर दर्द हो सकता है, पेट के अंदर भी दबाने से दर्द हो सकता है। इस तरह से दर्द महसूस होता है कि जैसे चोट लगी हो या किसी ने कुचल दिया हो। इसके अलावा कभी कभी डंक मारने जैसा दर्द हो सकता है। प्यास इसमें उसको कम लगती है। एपिस वीरस के अंदर भी, नेफ्राइटिस के अंदर ये बहुत अच्छी दवा है, और रक्त ज्वर के अंदर भी ये लाभदायक होती है। एल्ब्यूमिन भी इसके अंदर फिर घट जाता है, पेशाब का वेग है वो बढ़ना शुरू हो जाता है इस दवा के इस्तेमाल से। उसकी सूजन है, ड्रॉपसी है, वो भी घटनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर उसको सांस लेने में, छोड़ने में जो कष्ट होता है, वो भी एपिस वीरस की दवा लेने से बहुत लाभ होता है। आर्सेनिक के अंदर भी पेशाब का जो रंग है काला होता है, गंदला है, उसके अंदर खून हो सकता है। पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन बहुत रह सकता है। पेशाब करते वक्त जलन हो सकती है, ड्रॉपसी उसको हो सकती है। पूरे पेट के अंदर भी ड्रॉपसी के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। सारे शरीर के अंदर भी सूजन दिखाई दे सकती है। इसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उल्टी आदि भी हो सकती है। तो फिर आर्सेनिक लाभदायक होती है। कैंथ्रिस जो मेडिसिन है, इसके अंदर जब गुर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो, छुरी भोंकने जैसा इसके अंदर दर्द होता हो, कमर के अंदर भी इसमें दर्द होता हो, कैंथ्रिस लाभदायक होती है। इसके अंदर उसको सांस लेने में भी, छोड़ने में भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दबाव वो सहन नहीं कर सकता, थोड़ा उसको पेशाब आता है, पेशाब के अंदर खून है, जलन होती है, कास्ट आदि दिखाई दे सकते हैं। ये नेफ्राइटिस की जो प्रथम अवस्था है उसके अंदर ये बहुत लाभदायक होती है। हेलिबोरिस मेडिसिन के अंदर सब एक्यूट जब नेफ्राइटिस होता है, उसके अंदर जब बूंद बूंद उसको पेशाब आता है, थोड़ा थोड़ा बार बार उसको आता रहता है। पेशाब इसके अंदर एकदम जो है बंद भी हो सकता है। पेशाब का जो रंग है काला दिखाई दे सकता है, ड्रॉपसी है, शोथ है, उदरी है, वो दिखाई दे सकती है। हिपरसल्फ के अंदर जो गुर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़न वाला उसको दर्द हो सकता है, उसको लगातार पेशाब का वेग आता है, पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन आ सकता है।
पेशाब के ऊपर फैट्स आदि दिखाई दे सकते हैं। जब पेशाब कर ले उसके ऊपर कुछ तरल पदार्थ, तेलीय पदार्थ भी दिखाई दे सकते हैं, उसकी कुछ बूंदें दिखाई दे सकती हैं। उसको अतिसार, डायरिया हो सकता है। मर्क्यूरी स्कोर के अंदर जब बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर उसको पेशाब आता है, कभी कभी उसके साथ में खून आ सकता है। पेशाब के अंदर तीखी गंध आ सकती है। पेशाब के अंदर पीप, पस आदि दिखाई दे सकते हैं। सफ़ेद रंग का पेशाब गंदला दिखाई दे सकता है। पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो सकती है, कमर दर्द हो सकता है, उसको बुखार भी इसके अंदर आ सकता है। फॉस्फोरस के अंदर जो पेशाब का परिणाम है थोड़ा रहता है, उसका रंग कालीमल ये हो सकता है। उसके सेडिमेंट्स के अंदर, तलवे के अंदर सफ़ेद पदार्थ दिखाई दे सकता है, फैटी कास्ट दिखाई दे सकते हैं, चर्बी युक्त पदार्थ दिखाई दे सकता है। टेरिबिंथ मेडिसिन जो है उसके अंदर गुर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, जलन रहती है। ये जो दर्द है उसकी मूत्र नली तक भी जा सकता है, उसके यूरिनरी ब्लैडर तक भी दर्द जा सकता है। पेशाब के अंदर खून, एल्ब्यूमिन आदि दिखाई दे सकता है। कोई भी एक्यूट बीमारी के बाद में अगर उसको नेफ्राइटिस हो जाए तो फिर इसके अंदर टेरिबिंथ लाभदायक होती है। क्रोनिक नेफ्राइटिस के अंदर हम लोग साधारणतः कुछ अलग तरह से मेडिसिन्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उसका जो कार्डियक डायलेशन है वो भी हो सकता है। हार्ट फेल के भी लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं, तो उनके अनुसार भी इसके अंदर दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। अगर एनीमिया उसको हो जाए तो फिर आर्सेनिक है, चाइना है, फॉस्फोरस आदि दी जा सकती है। मरकरी या पारा के बाद में अगर उसको नेफ्राइटिस हो रही हो, सिफिलिस के बाद में अगर उसको नेफ्राइटिस हो रही हो, सिर के अंदर चक्कर आ रहे हों, स्नायु या नर्वस के कारण भी उसका अगर नेफ्राइटिस हो रहा हो, तो ऑरम मेटेलिकम मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है। वात धातु वाले जो व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, उनके अंदर जब बहुत बदबू वाला पेशाब आता है तो बेंजोइक एसिड मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। सिफिलिस या उपदंश के बाद में या पारा के अपव्यवहार के कारण अगर रोगी ग्रस्त हो रहा हो, उसको पसीना बहुत कम आ रहा हो, या फिर उसके जो निम्न स्थान है वो फूल जाएं, पैरों के अंदर सोजन आ जाए, पेशाब बहुत कम थोड़ा आए, पेशाब बहुत ज़्यादा गंदला हो, कीच जैसा हो, कीचड़ जैसा हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो, तो उसके अंदर फिर नाइट्रिक एसिड बहुत लाभदायक होती है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी हैं वो किसी चिकित्सक की सलाह पर ही लें, अपने आप ही ना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।